चोरों के सरदार ने अपने सबसे चालाक और बहादुर लड़ाके को आदेश दिया, उस शहर में जाओ, उसे ढूंढो, उस आदमी को ढूंढो जिसने कासिम के टुकड़े हटाए, वही हमारा दुश्मन है। चोर साधारण यात्री का भेष बनाकर शहर में आ धमका। उसने पूरे दिन कोशिश की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसकी नजर बूढ़े दर्जी बाबा मुस्तफा पर पड़ी, जो अपनी दुकान पर बैठा था। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा, किसी ने तो उस शव को सिला होगा। उसने बाबा मुस्तफा से पूछताछ की शुरुआत की। चालाक चोर ने बाबा मुस्तफा की तारीफों के पुल बांधे और उसे थोड़े सिक्के दिए। मुस्तफा, जो सीधा साधा इंसान था, बातों में आ गया। उसने बताया, हां, कल रात एक औरत मेरे पास आई थी। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे एक घर ले गई। वहां मैंने एक शव के टुकड़े सिए। मैं तो अंधा था, लेकिन रास्ता लगभग याद है। चोर की आंखों में चमक आ गई। उसने बाबा मुस्तफा को फिर से आंखों पर पट्टी बांधने को कहा और उससे रास्ता दिखाने के लिए कहा। बूढ़ा दर्जी पैसों के लालच में मान गया। वह इधर उधर घूमता हुआ अपनी याददाश्त के आधार पर अली बाबा के घर के सामने जाकर रुक गया। मुझे लगता है यही वो घर है, उसने कहा। चोर ने खुशी से एक चाकू निकाला और अली बाबा के दरवाजे पर एक छोटा सा, लगभग ना दिखने वाला निशान बना दिया। उसने सोचा, अब उसके साथी आसानी से इस घर को पहचान लेंगे। वह वापस अपने ठिकाने पर लौट गया और सरदार को सारी बात बता दी। मोरजना की सूझबूझ। पहली जीत अगले दिन जब मोरजिना सुबह सुबह बाजार जाने के लिए निकली, तो उसकी नजर दरवाजे पर बने उस अजीब निशान पर पड़ी। वह बहुत तेज दिमाग की लड़की थी। उसे तुरंत शक हुआ, यह निशान कल तक यहां नहीं था। उसने सोचा। उसने आसपास के दूसरे दरवाजों को गौर से देखा। किसी पर भी ऐसा कोई निशान नहीं था। उसकी समझ में तुरंत आ गया कि यह कोई चाल है। चोरों का कोई आदमी उनके घर तक पहुंच चुका था। उसने एक योजना बनाई। उसने पूरी गली के हर दरवाजे पर, हर बड़े मकान पर ठीक वैसा ही निशान बना दिया। उसने इतनी बारीकी से काम किया कि सभी निशान एक जैसे लग रहे थे। शाम को जब 40 चोर हथियार बंद होकर शहर में घुसे, तो उनकी हालत खराब हो गई। पूरी गली के हर दरवाजे पर वही निशान था। वे कंफ्यूजन में पड़ गए। सही घर की पहचान करना असंभव हो गया। गुस्साए हुए चोरों का सरदार अपने उस लड़ाके को डांटता हुआ वापस लौट गया। उनकी पहली कोशिश नाकाम हो चुकी थी और इसकी वजह थी एक दासी की अद्भुत सूझबूझ। दूसरी कोशिश, तेल के पीपे और मौत का खेल। चोरों का सरदार इस बार खुद आगे आया। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने एक नई और ज्यादा खतरनाक योजना बनाई। उसने 29 पीपे खरीदे। इनमें से 28 पीपों में हर एक में एक एक चोर पूरे हथियार बंद छिपा हुआ था। एक पीपा, जैसा कि दिखाने के लिए जरूरी था, असली तेल से भरा हुआ था। सरदार स्वयं एक बूढ़े तेल व्यापारी का भेष बनाकर उन 29 पीपों को लाद कर एक खच्चे गाड़ी में अली बाबा के घर के सामने ले आया। शाम का वक्त था। उसने दरवाजा खटखटाया। जब अली बाबा बाहर आया तो सरदार ने अपनी आवाज में मासूमियत भरकर कहा, भैया, मैं एक तेल व्यापारी हूं। आज शाम तक शहर नहीं पहुंच पाया। क्या मैं एक रात के लिए अपने इन पीपों को तुम्हारे आंगन में रख सकता हूं? मैं खुद सड़क पर ही सो जाऊंगा। अली बाबा का दिल दया से भर गया। वह एक भोला भाला इंसान था। उसने सोचा, एक मेहमान को सड़क पर कैसे सोने दूं? उसने न सिर्फ पीपों को आंगन में रखने की इजाजत दी, बल्कि उस अजनबी व्यापारी को भी अपने घर में ठहरने का न्योता दे दिया। आप यहीं रुकिए, आराम कीजिए, अली बाबा ने कहा। सरदार के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में छल छिपा था। उसकी योजना सफल हो रही थी। रात को जब सब सो जाएंगे, वह संकेत देगा और उसके 28 चोर पीपों से निकलकर पूरे घर को कत्लेआम मचा देंगे। मोरजिना का जासूसी कौशल और घातक जवाब, लेकिन वह मोरजिना को कम आंक रहा था। शाम को जब मोरजिना रसोई में थी,
तो उसे अचानक तेल की जरूरत पड़ी। उसने सोचा कि मेहमान व्यापारी के पीपों से थोड़ा सा तेल ले आती हूं। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, उसने एक आवाज सुनी, एक पीपे के अंदर से किसी के कराहने की आवाज। उसने चुपके से दूसरे पीपों के पास जाकर सुना। कुछ पीपों से सांस लेने की भारी आवाज आ रही थी। उसने एक पीपे पर हाथ रखा। वह ठंडा नहीं बल्कि गर्म था, जैसे कोई जीवित प्राणी उसके अंदर हो। उसकी समझ में पूरी योजना आ गई। यह कोई व्यापारी नहीं बल्कि चोरों का सरदार था, और ये पीपे हथियारबंद चोरों से भरे हुए थे। मोर्जना घबराई नहीं। उसने फौरन एक योजना बनाई। उसने रसोई से एक बड़ा भारी बर्तन उठाया और उसमें तेल उबाला। जब तेल उबलने लगा तो उसने उसे लेकर आंगन में प्रवेश किया। एक एक करके उसने हर उस पीपे में उबलता हुआ तेल उड़ेला जिसमें से कोई आवाज आ रही थी। उबलते तेल ने अंदर छिपे चोरों का सीधा सफाया कर दिया। कोई चीख भी नहीं पाया। एक एक करके 28 चोर बिना लड़े ही मौत की नींद सो गए। मोर्जना ने चुपचाप अपना काम पूरा किया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। सरदार की बेचैनी और भागने की कोशिश सुबह होते ही चोरों का सरदार उठा और चुपचाप आंगन में गया। उसने अपने साथियों को बाहर निकलने का संकेत दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा था। उसने एक पीपे का ढक्कन हटाया तो उसकी नजरें फटी की फटी रह गईं। उसका सबसे बहादुर साथी उबले हुए तेल में मरा पड़ा था। डर और गुस्से से कांपता हुआ उसने दूसरे पीपे खोले। हर जगह एक ही दृश्य था, मौत। उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि उसकी योजना फेल हो गई है और अब उसकी अपनी जान खतरे में है। वह चुपचाप बिना शोर मचाए दरवाजा खोलकर भाग निकला। उसके मन में बदले की आग जल रही। वह हर कीमत पर अली बाबा को मारना चाहता था। एक नई साजिश, दोस्ती के नाम पर जाल। कुछ महीनों तक शांति रही। अली बाबा को लगा कि खतरा टल गया है। उसने मोर्जना की शादी अपने बेटे से करवा दी ताकि वह परिवार की बहू बन जाए और उसका सम्मान बढ़े। लेकिन चोरों का सरदार अभी भी आजाद था। उसने एक आखिरी और सबसे खतरनाक योजना बनाई। इस बार उसने सीधे हमले का रास्ता छोड़ दिया। उसने अली बाबा के बेटे, जो अब मोर्जना का पति था, से दोस्ती करने का फैसला किया। वह एक दूर देश के अमीर व्यापारी का रोल प्ले करने लगा। उसने अली बाबा के बेटे के साथ व्यापार के बहाने मुलाकातें की, उसे तोहफे दिए और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। अली बाबा का बेटा, जो नेक दिल और भोला था, उस अजनबी को अपना अजीज दोस्त मानने लगा। एक दिन उसने अपने इस दोस्त को घर पर खाने का न्योता दिया। सरदार की मेहनत रंग लाई थी। वह फाइनली अली बाबा के घर के अंदर एक मेहमान के रूप में दाखिल हो गया। रात का भोजन और मोर्जना की पैनी नजर रात का भोजन लगा। अली बाबा ने अपने बेटे के दोस्त का खूब आदर सत्कार किया। सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन मोर्जना चुपचाप सबको परोस रही थी। उसकी नजरें मेहमान पर टिकी हुई थीं। उसे कुछ अजीब लग रहा था। वह व्यापारी बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। उसकी आंखें बार बार अली बाबा को घूर रही थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। वह चमक जो किसी शिकारी की आंखों में होती है। फिर अचानक मोर्जना की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसकी उंगलियों पर तलवार या कुल्हाड़ी पकड़ने के मोटे मोटे छाले थे। यह कोई व्यापारी नहीं हो सकता था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे याद आया कि जिस चोर ने तेल के पीपे लाए थे, उसकी आवाज और कद काठी ठीक इसी के जैसी थी। यह वही आदमी था, चोरों का सरदार। उसने फौरन एक आखिरी योजना बनाई। वह अपने कमरे में गई और एक महंगी रंग बिरंगी पोशाक पहनी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाला और अपनी कमर में एक लंबा, पतला और तेज धार वाला खंजर छुपा लिया। मृत्यु का नृत्य। वह भोजन कक्ष में वापस आई और अली बाबा से कहा, अब्बा जान, आज जितने प्यारे मेहमान हैं, क्या मैं उनके मनोरंजन के लिए एक नृत्य प्रस्तुत कर सकती हूं? अली बाबा खुश हो गया और हां कर दी। मोर्जना ने धीरे धीरे नृत्य शुरू किया।
उसका नृत्य इतना मनमोहक था कि सबकी नजरें उस पर टिक गईं। चोरों का सरदार भी अपने मकसद को भूलकर उसके नृत्य में खो सा गया। मोर्जना धीरे धीरे नाचती हुई मेहमान के करीब करीब आई। वह इतनी करीब आ गई कि उसकी सुगंधित चुनरी सरदार के चेहरे से छू गई। सरदार मंत्रमुग्ध हो गया। तभी अचानक मोर्जना ने एक तेज घूमंत किया और अपना खंजर बाहर निकाला। एक ही पल में उसने पूरे जोर से उस खंजर को सरदार की छाती में उतार दिया। सरदार की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसके हाथ से प्लाट गिर गया। वह एक अर्थपूर्ण चीख भर भी नहीं पाया और मेज पर गिर पड़ा। अंतिम रहस्योद्घाटन और विजय पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अली बाबा का बेटा चीख पड़ा, मोर्जना, ये तुमने क्या किया? अली बाबा भी सदमे में था। मोर्जना ने सांस भरते हुए अपने घूंघट को हटाया और दृढ़ता से कहा, अब्बाजान, ये कोई व्यापारी नहीं है। ये वही कुख्यात चोरों का सरदार है जिसने आपको मारने की कोशिश की थी। देखिए उसके हाथों के छाले, यह तलवारबाज के छाले हैं। मैंने उसे पहचान लिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यह आप सबको मार डालता। उसने सारी कहानी सुनाई, तेल के पीपों वाली घटना, चोरों को मारना, सब कुछ। अली बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मोर्जना के पैरों पर गिर पड़ा। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे पूरे परिवार की रक्षा की। तुम सिर्फ एक बहू नहीं, हमारी संरक्षक देवी हो। चोरों के सरदार की मौत के साथ ही अली बाबा और उसके परिवार पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए टल गया। गुफा का खजाना अब सचमुच उसका हो गया था, बिना किसी अभिशाप के। उसने उस धन का उपयोग जन कल्याण के कामों में किया और एक सम्मानित और दयालु व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत किया।